नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं आपका राहुल जलान और स्वागत है आप लोगों का मेरे इस नए वीडियो लेक्चर में। बच्चों, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं किस इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के बारे में, जो कि आप लोगों को स्क्रीन पर नजर भी आ रहा होगा। सबसे पहले हम लोग जाने कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस को हम लोग केटीजी के रूप में भी पढ़ते हैं, जिसका कि फुल फॉर्म आप लोगों को क्लियर नजर भी आ रहा होगा, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। और इसके इंपॉर्टेंस की बच्चों अगर हम लोग बात करें तो ये वाला टॉपिक, सेम टॉपिक केमिस्ट्री क्लास 11 के सिलेबस में तो है ही, फिजिक्स में भी क्लास 11 के सिलेबस में आप लोगों को मिलेगा। आप लोग जा सकते हो एससी वर्मा की बुक 2 जो है, उस बुक 2 में हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स के हिस्से में, यानी कि चैप्टर नंबर 3 और 4 जो होता है वो क्या होता है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के नाम से ही चैप्टर है, मतलब एग्जैक्ट यही। तो बताओ कि अगर इस वाले टॉपिक को आप लोग अच्छे से देखते हो, अच्छे से समझते हो, क्योंकि ये थ्योरेटिकल टॉपिक है, तो आप लोगों का दो हिस्सा कवर होने जा रहा है। केमिस्ट्री का भी एक हिस्सा कवर होने जा रहा है और फिजिक्स में तो एक चैप्टर ही है। फिजिक्स में एक टॉपिक वॉपिक नहीं है, मैं बात कर रहा हूं फिजिक्स में एक चैप्टर ही है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के नाम से, और कुछ भी अंतर नहीं है। इवन थोड़ा सा केमिस्ट्री में हम लोगों को ज्यादा ही पढ़ना है, एक डेरिवेशन को छोड़कर। उस डेरिवेशन के बारे में भी मैं यहां पर बता दूंगा कि अगर आप लोग फिजिक्स में जाओ तो आप लोगों को कोई तकलीफ ना देखने को मिले, समझे बच्चों। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में करना क्या है कि ये वाले वीडियो लेक्चर को शुरू से लेकर अंत तक देखना है। क्यों? क्योंकि अगर इस वाले वीडियो लेक्चर को आप लोग शुरू से अंत तक नहीं देखोगे तो आप लोगों को आधा अधूरा हिस्सा समझ में आने नहीं जा रहा है, ठीक है ना। समझ में तो आ ही जाएगा, लेकिन क्या होता है ना कि वो अधूरा हिस्सा से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि ये थ्योरेटिकल वाला पार्ट है। क्या चीज का? स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर में अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? स्टेट्स ऑफ मैटर में अभी तक हम लोगों ने डिफरेंट गैस लॉज, आइडियल गैस इक्वेशन और डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के बारे में जाना। 3 टॉपिक फिर से एक बार बोल देता हूं। बॉयल्स लॉ, जो कि चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रोस लॉ और गेल-यूसेक्स लॉ, ये चारों मिलाकर एक हो गया गैस लॉ, ठीक है ना। गैस लॉ में हम लोगों ने ये 4 देखा था। इन तीनों गैस लॉ के आधार पर ही आइडियल गैस इक्वेशन बना था, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, उसके बारे में हम लोगों ने जाना। और उसके बाद जो है हम लोगों ने डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के बारे में जाना, जहां पर हम लोगों ने साथ साथ मोल फ्रैक्शन और पार्शियल प्रेशर निकालना किसी भी गैसियस सिस्टम के देखा था, ठीक है ना। वहां पर हम लोगों ने एक्वस टेंशन के बारे में भी जाना। तो ये कुल मिलाकर 3 टॉपिक कहलाता है, लेकिन इन तीनों टॉपिक में न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा होता है। आप लोगों ने देखा भी होगा स्टिकर 1, 2 और 3 जो आप लोगों ने बनाया, उस स्टिकर 1, 2 और 3 में ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ही थे। और वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के रिस्पेक्ट में अगर अब जो स्टेट्स ऑफ मैटर का हिस्सा बचता है, यानी कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस और इसके बाद रियल गैस वगैरह जो हम लोग पढ़ेंगे, उस हिस्से में आप लोगों को मुख्य रूप से थ्योरेटिकल पार्ट कवर करना है, यानी कि इन चीजों को थोड़ा थोड़ा याद भी कर लेना है, फ्लेक्सिबल रहना है। और इसके न्यूमेरिकल तो एकदम हलवा जो होता है ना, वो हलवा टाइप का आप लोगों को दिखेगा। और यहां पर आज के इस वीडियो लेक्चर में लास्ट में मैं बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, यानी कि इस पर आधारित क्वेश्चंस को भी करूंगा, और उन क्वेश्चन को देखकर आप लोगों को अंदाजा लगेगा कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस का क्वेश्चन जो है वो कितना आसान होता है, ठीक है ना बच्चों। तो बिना समय बर्बाद किए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या चीज, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, ठीक है। तो इसमें सबसे पहली बात मैंने क्या लिख रखी है, इसमें सबसे पहली बात जो मैंने लिखी है वो ये है, द वेरियस गैस लॉ विच वी स्टडीड। हम लोगों ने जब अभी तक बहुत सारे गैस लॉ के बारे में पढ़ा ना, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रोस लॉ, गेल-यूसेक्स लॉ, सो फार वेर बेस्ड अपॉन एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स एंड देयर वाज नो थ्योरेटिकल बैकग्राउंड फॉर जस्टिफिकेशन ऑफ देम। क्लियर है? यानी कि जब हम लोगों ने बॉयल्स लॉ पढ़ा, क्या था बॉयल्स लॉ में, आप लोगों को अगर याद भी हो तो बॉयल्स लॉ में वॉल्यूम ऑफ द गैस जो होता था वो प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता था, ठीक है ना। इसी तरह से चार्ल्स लॉ में बच्चों हम लोगों ने क्या जाना कि वॉल्यूम ऑफ द गैस जो होता है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर हम लोग एवोगाड्रोस लॉ की बात करें, एवोगाड्रोस लॉ में हम लोगों ने क्या जाना, वॉल्यूम ऑफ द गैस नंबर ऑफ मोल्स का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और गेल-यूसेक्स लॉ जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, उस लॉ में हम लोगों ने जाना प्रेशर ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, जब बाकी के 2 कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग कांस्टेंट मानते हैं हर एक केस में, ठीक है ना। वहां पर हम लोगों ने अच्छे से देखा ही था इन चीजों को, और इवन इस पर हायर लेवल के न्यूमेरिकल्स वगैरह भी हम लोगों ने करे थे। तो ये चारों का चारों गैस लॉ जो है ये सिर्फ और सिर्फ
एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन के आधार पर था, इसका कोई थ्योरेटिकल जस्टिफिकेशन नहीं है। वही मैंने ये येलो कलर का लाइन जो आप लोगों को नजर आ रहा है वहां पर सिर्फ यही बात मैंने बताई, ठीक है ना। उसके बाद क्या बताया जा रहा है, टू एक्सप्लेन सच बिहेवियर ऑफ गैसेस, कि गैस के बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए थ्योरेटिकल मैनर में बहुत तरह का साइंटिस्ट जो है जैसे मैक्सवेल, बोल्ट्जमैन, क्लॉसियस वगैरह वगैरह सजेस्टेड ए थ्योरेटिकल मॉडल व्हिच इज नोन एज काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। किसको हम लोग काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस बोलते हैं, जो एक थ्योरेटिकल मॉडल गैस के लिए दिया गया। मतलब अभी तक जो हम लोग ने बॉयस लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रो लॉ, गैलियो-साइक्स लॉ वगैरह पढ़ा था, वो सारा का सारा लॉ जो था एक्सपेरिमेंट के आधार पर था। यानी कि बॉयल ने देखा कि जब किसी भी गैस पर हम लोग प्रेशर लगाते हैं तो उसका वॉल्यूम घट जाता है, इसीलिए उसने बता दिया कि वॉल्यूम ऑफ द गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। चार्ल्स ने देखा कि जब भी हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं, यहां पर कुछ गलती है, और वो गलती ये था कि वॉल्यूम एक्चुअली टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना। तो चार्ल्स लॉरेंट ने क्या देखा कि जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने पर गैस का वॉल्यूम बढ़ते आता है। तो इस एक्सपेरिमेंट के आधार पर उन्होंने वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर लिख दिया। और इसी तरह से एवोगाड्रोस लॉ ने देखा कि अगर किसी गैसियस सिस्टम में नंबर ऑफ मोल्स हम लोग बढ़ाते जाते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पर, तो उसका वॉल्यूम भी इंक्रीज करते जाता है। बैलून फूकोगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। तो ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन के आधार पर उन्होंने बोला वॉल्यूम ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। और सिमिलरली गैलियो-साइक्स लॉ ने जब क्लोज सिस्टम में कांस्टेंट वॉल्यूम के क्लोज सिस्टम में जब गैस का टेम्परेचर बढ़ाना शुरू करा, तो उन्होंने देखा कि प्रेशर जो होता है गैस का वो लगातार बढ़ते जाता है। यानी कि प्रेशर ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये सब का सब एक्सपेरिमेंट पर आधारित लॉ था। लेकिन ये जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस दिया गया बहुत तरह के साइंटिस्ट के द्वारा, जैसे मैक्सवेल, बोल्ट्जमैन, क्लॉसियस वगैरह को मिलकर, यानी कि बहुत सारा साइंटिस्ट अपना अपना थ्योरी मिलाया और उन सारे थ्योरी को मिलाकर एक्चुअली हम लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस बोलते हैं। तो इन सारे थ्योरीज में एक थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन और इसका जस्टिफिकेशन भी है। जैसा कि मैंने अभी यहां पर बताया कि इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं था, किसका, गैस लॉ का, बॉयस लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रोस लॉ वगैरह का। लेकिन यहां पर जब हम लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस देखेंगे तो यहां पर हर एक एजम्पशंस का हम जस्टिफिकेशन भी साथ साथ आप लोगों को बताते चलेंगे, ठीक है ना। लास्ट में हमने लिखा कि एक्सप्लेनेशन बाय काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस इज एक्चुअली माइक्रोस्कोपिक मॉडल ऑफ गैस। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि व्हाट इज माइक्रोस्कोपिक मॉडल ऑफ गैस, तो आप लोग फटाफट जवाब दे देना कि ये जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस जो है ना, इसी को हम लोग माइक्रोस्कोपिक मॉडल ऑफ गैस भी बोल देते हैं। माइक्रोस्कोपिक मॉडल कहने का क्या मतलब, कि पूरे भी गैस को अगर एकदम महीन तौर पर आप लोग इमेजिन करो, मतलब छोटे छोटे मॉलिक्यूलर लेवल पर अगर आप लोग देखने की कोशिश करो, तो उस आधार पर जो गैस का एक्सप्लेनेशन होता है उसे ही हम लोग दरअसल माइक्रोस्कोपिक मॉडल बोलते हैं, यानी कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, ठीक है ना। तो चलो फटाफट हम लोग देखते हैं कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस का क्या क्या एजम्पशंस था। दरअसल कोई गैस को घुस के देखने नहीं गया है, गैस के बारे में किसी ने घुस के देखा नहीं है, सबों ने एज्यूम करा, और उस एज्यूम का कोई थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन या जस्टिफिकेशन भी था। इस आधार पर बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात क्या है, तो सबसे पहली बात यह है कि एनी ऑफ द गैसियस सिस्टम इज मेड अप विद वेरी लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल टिनी पार्टिकल्स कॉल्ड गैसियस मॉलिक्यूल्स। इस बात को आप लोग पहले से भी जानते होंगे नहीं, कि कोई भी गैसियस सिस्टम है, ये गैस जो है, इस गैसियस सिस्टम को अगर हम लोग बात करें, ये बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है, और इसी छोटे छोटे पार्टिकल को एक्चुअली हम लोग क्या नाम दे देते हैं, गैसियस मॉलिक्यूल्स। ओके, इसी छोटे छोटे पार्टिकल को बच्चों हम लोग क्या नाम दे देते हैं, गैसियस मॉलिक्यूल। और यही पहला एजम्पशन है। एजम्पशंस कहने का मतलब क्या, कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में 7-8 एजम्पशन में यहां पर बताने जा रहा हूं, और इन 7-8 एजम्पशंस को आप लोग मुंह ज़बानी याद करना। सारा एजम्पशन एकदम फटाफट और इजी भी है। सबसे पहला एजम्पशन तो याद भी हो गया कि कोई भी गैसियस सिस्टम जो होता है बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, और उन्हीं पार्टिकल को हम लोग क्या नाम दे देते हैं, गैसियस मॉलिक्यूल, जो कि यहां पर आप लोगों को नजर भी आ रहा होगा, है ना। और ये जो पहला एजम्पशन है उसके जस्टिफिकेशन की बात करें, ये जो पहला एजम्पशन है, हर एक एजम्पशन का आप लोगों को जस्टिफिकेशन भी देना होगा। तो पहले एजम्पशन का जस्टिफिकेशन होता है, ये पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर को जस्टिफाई करता है, कि ये जो है जस्टिफाई करता है क्या चीज को, पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर, है ना। कि पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर क्या बोलता है, कि हर एक मैटर जो होता है छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। ये तो हम लोग जानते ही हैं, सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, तो गैस भी जो कि पार्टिकल से मिलकर बना है, तो उसी नेचर को एक्सप्लेन करा, और यही इसका जस्टिफिकेशन भी होता है। तो पहला एजम्पशन याद हो गया बच्चों, कि हर एक गैसियस सिस्टम छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, और वो छोटे छोटे महीन पार्टिकल को हम लोग गैसियस मॉलिक्यूल बोल देते हैं। क्लियर है ना, लग रहा होगा कितना आसान आसान चीज पढ़ाया जा रहा है, बस यही आसान चीज ही है यहाँ पर। दूसरा एजम्पशन ये हो जाता है कि gaseous molecule are separated apart from one another by large spaces।
यानी कि हर एक गैसियस मॉलिक्यूल एक दूसरे से बहुत दूर दूर होता है, और इतना कि सो दैट द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द गैसियस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबली स्मॉल विथ रिस्पेक्ट टू टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस। यानी कि गैस के टोटल वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में गैसियस मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम होता है वो नहीं के बराबर होता है। ये वाला एक्सप्लेनेशन में, एजम्पशन में हमने क्या बताया कि कोई भी गैसियस सिस्टम जो होता है उसमें जो मॉलिक्यूल्स वगैरह गैसियस मॉलिक्यूल एक दूसरे से फार अपार्ट है। सॉलिड में क्या हम लोगों ने पढ़ा था, गैसियस मॉलिक्यूल्स आर क्लोजेस्ट टच विथ ईच अदर, एक दूसरे का टच में रहता है। लिक्विड थोड़ा दूर, और गैस में पार्टिकल जो होता है बहुत दूर होता है। वही बात यहां पर भी बोल रहे हैं, लेकिन यहां पर एक बात और भी ऐड कर रहे हैं सो दैट के आगे कि एक्चुअल वॉल्यूम जो होता है गैसियस मॉलिक्यूल का, ये गैसियस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम अगर हम लोग देखें तो ये टोटल वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में, टोटल वॉल्यूम गैस का क्या होगा, इस कंटेनर का जो वॉल्यूम होगा वही इस गैस का टोटल वॉल्यूम होगा। तो टोटल वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में गैसियस मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम होता है वो नहीं के बराबर होता है, नेग्लिजिबल होता है। याद आया? पहला बात क्या था कि ऑल द गैसियस सिस्टम इज मेड अप विद स्मॉल टिनी पार्टिकल्स व्हिच आर कॉल्ड गैसियस मॉलिक्यूल। दूसरा बात क्या था कि इन एनी ऑफ द गैसियस सिस्टम ऑल द गैसियस पार्टिकल्स आर सेपरेटेड फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से बहुत दूरी बनाए रखता है, और वॉल्यूम ऑफ द गैसियस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबली स्मॉल विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस, मतलब टोटल वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में। अब इसके जस्टिफिकेशन की अगर हम लोग बात करें तो मान लेते हैं जैसे हम लोग N2 गैस ले लिए, ठीक है ना, N2 गैस कितना ले लिए, 1 मोल। तो 1 मोल गैस का टोटल वॉल्यूम अगर हम लोग देखें एनटीपी पर तो वो लगभग 22.7 लीटर होगा। मॉडर्न कन्वेंशन के अनुसार, अगर आप लोगों को याद हो, मॉडर्न कन्वेंशन के अनुसार मोलर वॉल्यूम जो होता है गैस का कितना होता है, 22.7 लीटर। ये मॉडर्न कन्वेंशन क्या होता है कि जब हम लोग प्रेशर 1 बार ले लें और नंबर ऑफ मोल 1 मोल हो और टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस है, तो उस स्थिति में गैस का वॉल्यूम जो होगा वो कितना हो जाएगा, 22.7 लीटर। टोटल वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, जैसे कि ये 1 मोल गैस है तो इसका टोटल वॉल्यूम जो होगा 22.7 लीटर होगा। अब 1 मोल गैस है तो बताओ तो इसमें टोटल कितना मॉलिक्यूल होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होगा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। ये तो जानते हो 1 मोल गैसियस मॉलिक्यूल है तो इसका 6.022 इंटू 10 पावर 23 होगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन गैस का मॉलिक्यूल। एक नाइट्रोजन गैस को अगर तुम लोग स्फीयर मानो तो उसका रेडियस जो होता है, ये रेडियस होगा ना, तो वो रेडियस लगभग बराबर होता है 2 इंटू 10 टू द पावर -8 सेंटीमीटर के बराबर। याद हुआ? ये रेडियस 2 इंटू 10 पावर -8 सेंटीमीटर। तो बोलो तो वॉल्यूम ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। यही आर का वैल्यू जैसे आप लोग यहाँ पुट करोगे तो वॉल्यूम जो होता है गैस का कितना आ जाएगा, 3.35 इंटू 10 टू द पावर -23 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि मिलीलीटर जिसको बोलते हैं, एक गैसियस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम। तो एक मोल में ऐसा ऐसा कितना मॉलिक्यूल है सोच के देखो, एक मोल में 6.022 इंटू 10 पावर 23 मॉलिक्यूल है। तो बताओ तो भी टोटल किसका, मॉलिक्यूल का, वो कितना होगा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू 3.35 इंटू 10 टू द पावर -23। तो इन दोनों को जैसे आप लोग मल्टीप्लाई करोगे तो ये लगभग 20.16 सेंटीमीटर क्यूब होगा। तो इसको लीटर में बदलो तो 20.16 इंटू 10 टू द पावर -3 लीटर के बराबर आ जाएगा। तो ये जो वॉल्यूम आया 20.16 इंटू 10 पावर -3 लीटर, ये किसका वॉल्यूम है, ये 1 मोल मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम है। ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल है ना, तो उस 1 मोल मॉलिक्यूल का वॉल्यूम, और टोटल गैस का वॉल्यूम तो यहां पर दिख रहा है 22.7 लीटर है। तो तुम गौर करो, इस वॉल्यूम को इस वॉल्यूम से कंपेयर करोगे तो ये वाला वॉल्यूम जो है, मतलब मॉलिक्यूल का वॉल्यूम, इसके रेस्पेक्ट में नेग्लिजिबल नहीं दिख रहा है। और कितना परसेंट है ये भी निकाल लेते हैं। तो हम लोग मान लेते हैं कि परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम किसका, मॉलिक्यूल का। तो परसेंट वॉल्यूम क्या होगा, मॉलिक्यूल, एक मोल मॉलिक्यूल का वॉल्यूम कितना था, 20.16 इंटू 10 टू द पावर -3 डिवाइडेड बाय एक पूरा वॉल्यूम जो है दैट इज 22.7, और परसेंटेज निकाल रहे हैं तो इंटू 100 तो करेंगे ही ना। तो देखो तो ये वैल्यू आ जाएगा, इसको कैलकुलेट करोगे ना तो ये 0.09% के आसपास आएगा, जो कि बहुत छोटा है कि बहुत बड़ा है, बहुत छोटा है। यानी कि अगर आप लोग ध्यान से देखो और समझने की कोशिश करो कि ये टोटल वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में ये गैसियस मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम है ये सिर्फ कितना, 0.09% है, मतलब नेग्लिजिबली स्मॉल हुआ ना। तो वही है दूसरा बात क्या है कि वॉल्यूम ऑफ द गैसियस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबली स्मॉल विथ रिस्पेक्ट टू टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस। अब हम लोग तीसरे बात की ओर मूव करते हैं, ठीक है ना। तीसरे बात में बच्चों बोला जा रहा है क्या
देयर इज नो एनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन बिटवीन द गैसियस मॉलिक्यूल। कहने का क्या मतलब हुआ कि जैसे ये गैसियस सिस्टम है तो बहुत सारा मॉलिक्यूल है ना, तो तुम लोगों को याद होगा सॉलिड में मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल के बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा, लिक्विड में उससे कम, और गैस में क्या होता है नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल कहने का मतलब कि ये मॉलिक्यूल क्या एक दूसरे को खींच रहा है क्या, या एक दूसरे को रिपेल कर रहा है क्या, ये मॉलिक्यूल सब क्या एक दूसरे को अट्रैक्शन या रिपल्सन महसूस कर रहा है? तो जवाब दोगे नहीं। ये किसके अनुसार? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के अनुसार। अगर आइडियल गैस रहेगा तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में देयर इज नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन भी लिख सकते थे, अट्रैक्शन या रिपल्सन कुछ भी नहीं होता है इन बिटवीन दी गैसियस मॉलिक्यूल, ठीक है ना। तो इस बात को याद करना है। अब इसके जस्टिफिकेशन की बात करते हैं। तो जस्टिफिकेशन ये होता है कि जब कभी भी आप लोग गौर करोगे कि ये छोटा सा बॉटल है, इस छोटे से बॉटल में हमने किसी गैस को रखा है, ठीक है ना। अब इसी गैस को अगर हम लोग बड़े बॉटल में डाल दें, ये बड़ा बॉटल है, तो बताओ तो गैस का वॉल्यूम वही रहेगा क्या? मान लेते हैं छोटा बॉटल जो है उसका वॉल्यूम जो था पहले था 0.5 लीटर, और ये बड़ा बॉटल जो है ये 4 लीटर का है, ठीक है ना, एम्प्टी। इस गैस को जैसे इसमें डालेंगे तो गैस का वॉल्यूम 4 लीटर हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि गैसियस मॉलिक्यूल पहले कंप्रेस था। अब जैसे इस गैसियस मॉलिक्यूल के यहां डालेंगे तो ऑटोमेटिकली फैल के ये टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेता है ना। यानी कि इस वाले एक्सपेरिमेंट में समझे क्या कह रहे हैं कि किसी भी गैसियस सिस्टम को हम लोग जिस बर्तन में डालते हैं उस बर्तन के टोटल वॉल्यूम को वो ऑक्यूपाई कर लेता है। यहां पर मैंने 4 लीटर दर्शाया, ये 4000 लीटर का भी वॉल्यूम रहता ना बड़े वाले बॉटल का, तो गैस जो आधा लीटर को वाले गैस को हम लोग 4000 लीटर के कंटेनर में भी डालते हैं तो वो गैस 4000 लीटर ऑक्यूपाई कर लेता है। इसका क्या मतलब है? ऐसा तभी तो हो सकता है जब गैसियस मॉलिक्यूल का मूवमेंट फ्री हो, गैसियस मॉलिक्यूल के बीच अट्रैक्शन अगर रहता तो वो फैल पाता क्या? नहीं फैल पाता। इसी का ये जस्टिफिकेशन है, क्योंकि यहां पर गैसियस मॉलिक्यूल के बीच कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। इस वजह से किसी भी गैस को हम लोग चाहे कितने भी बड़े बर्तन में क्यों ना रख दें, उस पूरे बर्तन के वॉल्यूम को वो गैस ऑक्यूपाई कर लेता है। और यही इस तीसरे लॉजिक का एक्सप्लेनेशन है। मतलब कि ये जो तीसरा बात है ना जमसन, देयर इज नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन बिटवीन द गैसियस मॉलिक्यूल, उस बात का एक्सप्लेनेशन है, ठीक है ना। हम अगले बात पर चलते हैं। इस वाले बात में क्या है बच्चों कि नो एनी गैसियस मॉलिक्यूल इज एट रेस्ट, कि कोई भी गैसियस मॉलिक्यूल रेस्ट में नहीं रहता है। यानी कि गैसियस सिस्टम है ना, तो उसमें लाखों करोड़ों अरबों 10⁻23 के नंबर में गैसियस मॉलिक्यूल है, लेकिन कोई भी गैसियस मॉलिक्यूल की बात करें कि वो रुका हुआ है तो ऐसा नहीं होता है। बट दे ऑल आर इन रैपिड रैंडम मोशन, यानी कि वो सब का सब एकदम रैपिड तेजी से और रैंडम मोशन में रहता है, ड्यूरिंग विच दे विल कोलाइड विथ ईच अदर एज वेल एज विथ वॉल ऑफ द कंटेनर। क्या बात है, समझते हैं इसको कि अगर हम लोग किसी गैसियस सिस्टम की बात करें तो उस गैसियस सिस्टम में बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं, लेकिन कोई भी मॉलिक्यूल, इसमें जितने भी मॉलिक्यूल हैं इसमें से कोई भी मॉलिक्यूल रेस्ट में नहीं है, इनमें से कोई भी मॉलिक्यूल रुका हुआ नहीं है। ये सब का सब रैंडम मोशन में, इधर गया किसी दूसरे मॉलिक्यूल से टकराया, इधर गया किसी और मॉलिक्यूल से टकराया, इधर गया, फिर और मॉलिक्यूल से टकराया, फिर इधर गया, वॉल ऑफ द कंटेनर से टकराया, फिर इधर गया, किसी और मॉलिक्यूल से टकराया, फिर वॉल ऑफ द कंटेनर से टकराया, फिर इधर गया। यानी कि ये मॉलिक्यूल जो होता है इस तरह से रैंडम मोशन में ही रहता है। और इस रैंडम मोशन या जिग जैग मोशन को ब्राउनियन मूवमेंट भी बोलते हैं, ये आप लोगों ने क्लास 8, 9, 10 में पढ़ा होगा। तो यहां पर हम लोग क्या बोल रहे हैं कि कोई भी गैसियस मॉलिक्यूल रेस्ट में नहीं है, हर एक मॉलिक्यूल चल रहा है और रैपिडली, मतलब धीरे धीरे नहीं, बहुत तेजी से, धीरे धीरे भी चल सकता है लेकिन उसका मात्रा बहुत कम होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल रैपिडली मूव करता है, रैंडमली मूव करता है, मतलब किधर जा रहा है उसका कोई पता नहीं। जैसे कि आप लोग एक इसको फुटबॉल का ग्राउंड समझ लो, तो कोई किसी भी प्लेयर का मोशन क्या फिक्स रहता है कि वो इधर ही जाएगा, वो तो जिधर इधर 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 किधर भी चलते चले जाता है। तो बस वही बात यहां पर भी होता है, रैपिड रैंडम मोशन होता है। और उस रैपिड रैंडम मोशन के दौरान वो आपस में भी एक दूसरे से टकराता है और साथ ही साथ वॉल ऑफ द कंटेनर से भी टकरा रहा है, जो कि आप लोगों को यहां दिख रहा है। लेकिन हम लोगों को इसका प्रूफ जानना है, इसका जस्टिफिकेशन जानना है। तो इसका जस्टिफिकेशन यही होता है कि जब भी कभी गैस तो सीधे नजर नहीं आता है कि आप लोगों को पता चले या मैं बता दूं कि देखो ये गैस रैंडमली मूव कर रहा है, लेकिन अगर आप लोग किसी स्मोक पार्टिकल के मूवमेंट को देखो, स्मोक पार्टिकल के मूवमेंट को देखो, तो क्या आप लोगों को नजर आएगा कि स्मोक पार्टिकल भी रैंडमली इधर उधर मूव कर रहा है। क्यों मूव कर रहा है? क्योंकि स्मोक पार्टिकल है, ये मान
लें तो वो जैसे आगे बढ़ा तो कोई दूसरा पार्टिकल उसको धक्का दे दिया उधर से, तो ये पार्टिकल इधर जाके फिर इधर चला जाएगा। फिर मान लो इधर से कोई दूसरा पार्टिकल धक्का दे दिया, फिर इधर चला गया, फिर इधर से कोई धक्का दे दिया, फिर वो उधर चला जाएगा, फिर कोई धक्का दे दिया, इधर चला गया। नहीं तो इस तरह से ये पार्टिकल देखो रैंडम मोशन में रहेगा कि नहीं रहेगा, और इसी रैंडम मोशन को ब्राउनियन मूवमेंट बोलते हैं। और एक्चुअली ब्राउनियन मूवमेंट ही जो होता है वो जस्टिफिकेशन है या प्रूफ है इस बात का कि हर एक गैसियस मॉलिक्यूल रैंडम मोशन में होता है, ड्यूरिंग विच दे विल कोलाइड विथ ईच अदर एज वेल एज विथ वॉल ऑफ द कंटेनर। ठीक है, अब अगले एजम्पशन की ओर बढ़ते हैं। इस वाले एजम्पशन में क्या है, इस वाले एजम्पशन में ये बात बोला जा रहा है कि ऑल दीज कॉलिजन्स आर परफेक्टली इलास्टिक। अभी हम लोगों ने देखा ना कि हर एक गैसियस मॉलिक्यूल रैंडम मोशन में होता है जिस दौरान वो आपस में भी टकराता है और वॉल ऑफ द कंटेनर से टकराता है। तो चाहे आपस का टक्कर हो या फिर दीवार से टकरा रहा हो, कंटेनर के वॉल से टकरा रहा हो, ऑल दीज कॉलिजन्स आर परफेक्टली इलास्टिक। ये सारा का सारा कॉलिजन परफेक्टली इलास्टिक होता है, सो दैट there is no net loss or gain in kinetic energy। इसलिए kinetic energy में कोई लॉस या गेन नहीं होता है। however there may be redistribution of energy may occur in between these molecule during collision। देखो इसको समझना, इस बात को समझना जरूरी होता है, क्योंकि अभी तक मेरे ख्याल से आप लोगों ने फिजिक्स में कॉलिजन वाला टॉपिक नहीं पढ़ा होगा। कॉलिजन नाम से एक चैप्टर है, कॉलिजन एंड मोमेंटम। तो वहां पर जब आप लोग देखोगे कि ये दो बॉडी है, एक बॉडी और ये दूसरा बॉडी, ठीक है ना, और दोनों बॉडी का वेलोसिटी है मान लेते हैं v1 v2, इसका मास है मान लेते हैं m1, इसका मास जो है m2। वो इधर से गया और दोनों बॉडी एक दूसरे से टकराया, ठीक है ना। जैसे टक्कर होगा, टकराने के बाद ये वाला बॉडी ऑब्वियस ही बात है रिटर्न हो जाएगा और यहाँ वेलोसिटी v3 हो जाएगा, लेकिन मास तो वही रहेगा। और यहाँ पर वेलोसिटी जो है वो क्या हो जाएगा, v4 हो जाएगा, लेकिन इस बॉडी का मास तो m2 ही रहेगा। सही है ना, ध्यान से देखना। येलो वाला कंडीशन जो है कॉलिजन के पहले का है और ग्रीन वाला रिप्रेजेंटेशन कॉलिजन के बाद का है। तो बताओ तो यहाँ पर टोटल मोमेंटम क्या होगा, बताओ तो। टोटल मोमेंटम जो होता है शुरू में, यानी कि शुरू करने का मतलब इस स्थिति की बात कर रहे हैं हम लोग कि जब कॉलिजन नहीं हुआ था, उस स्थिति में टोटल मोमेंटम होगा m1 v1 प्लस m2 v2, है ना। और टोटल अगर हम लोग काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो बताओ तो टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। इस बात को समझना, ये फिजिक्स का चीज पढ़ा रहे हैं यहाँ पर, ये दरअसल हम लोगों को यहाँ पर पढ़ना नहीं है, इसको बस समझाने के लिए मैं यहाँ पर इन चीजों को बता रहा हूँ, ठीक है ना। अब बाद की बात कर रहे हैं, ग्रीन वाला कंडीशन, यानी कि कॉलिजन हो गया, तो कॉलिजन के बाद बताओ तो टोटल मोमेंटम वो कितना हो जाएगा, m1, मास तो वही है लेकिन वेलोसिटी जो है वो बदल के v3 हो गया, टक्कर के बाद स्पीड बदल जाएगा ना, प्लस m2 v4, तो ये हो गया बाद का मोमेंटम। और टोटल काइनेटिक एनर्जी की अगर हम लोग बात करें तो टोटल काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो होता है हाफ m1 v3 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v4 स्क्वायर। इस बात को भी समझना बच्चों, ये सब जो है फिजिक्स में पढ़ना है, लेकिन अभी भी सीख लें तो वहां पर जब सर पढ़ाएंगे तो इजी लगेगा। अब मोमेंट ये इलास्टिक और इन इलास्टिक कॉलिजन की बात करते हैं। अगर परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन होगा तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगा, यानी कि पहले जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है बाद में भी टोटल काइनेटिक एनर्जी वही रहेगा। याद हुआ कब, जब इलास्टिक कॉलिजन होगा। लेकिन इन इलास्टिक कॉलिजन हुआ तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होता है और साधारण तौर पर काइनेटिक एनर्जी घट जाता है, यानी कि शुरू में जो टोटल काइनेटिक एनर्जी और बाद का टोटल काइनेटिक एनर्जी उसमें अंतर होता है। क्लियर है ना। अब तुम बताओ मोमेंटम में क्या होता है, तो मोमेंटम में कोई फर्क नहीं होता है, चाहे वो इलास्टिक कॉलिजन हो या इन इलास्टिक कॉलिजन है। ये अभी समझ लो, इस बात को समझे, क्योंकि ये सारी बातें आप लोगों को जानना जरूरी होता है। कि यहां पर लिख देता हूं मैं, इन इलास्टिक कॉलिजन, इलास्टिक कॉलिजन के दौरान क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम को पी से अगर हम लोग दिखाएं 0, यानी कि मोमेंटम इज कंजर्व्ड। याद रहेगा कि मोमेंटम जो होता है वो कंजर्व रहता है। कंजर्व मतलब चेंज नहीं होता है, यानी कि P1 अगर टोटल मोमेंटम शुरू में हम लोग यहाँ पर रिप्रेजेंट करें P1 और बाद में टोटल मोमेंटम को P2 से रिप्रेजेंट करें तो P1 इज इक्वल टू P2 होगा। क्लियर हुआ। अब इसी तरह से अगर हम लोग देखें कि एनर्जी पर क्या फर्क पड़ता है इलास्टिक कॉलिजन में, तो इलास्टिक कॉलिजन में क्या होता है, टोटल काइनेटिक एनर्जी का चेंज भी 0 होता है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी इज
कंजर्व्ड, याद रहेगा। तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड यानी कि टोटल काइनेटिक एनर्जी शुरू को K1 मान लें और बाद को K2 मान लें, तो K1 इज इक्वल टू K2 होगा। इस बात को भी तुम लोग समझना। लेकिन इन इलास्टिक कॉलिजन अगर रहेगा तो जगह तो नहीं बन रहा है, यहां पर मैं लिख देता हूं कि इन इलास्टिक कॉलिजन में क्या रहता है बताओ। इन इलास्टिक कॉलिजन में मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा, यानी कि डेल पी जीरो होगा, चाहे इलास्टिक कॉलिजन हो कि इन इलास्टिक कॉलिजन हो, यानी कि P1 इज इक्वल टू P2। लेकिन काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो कंजर्व नहीं होता है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी नॉट इक्वल टू जीरो। क्लियर है ना? यानी कि काइनेटिक एनर्जी 1 जो होगा वो ज्यादा होगा और बाद में काइनेटिक एनर्जी घट जाता है, यानी कि इन इलास्टिक कॉलिजन के दौरान जो सिस्टम है वो अपना टोटल काइनेटिक एनर्जी घटाता है। लेकिन हम लोगों को उस बात से कोई लेना देना नहीं। यहां पर हम लोगों को किस बात से लेना देना है कि ये जो कॉलिजन होता है किसी गैस के अंदर, वो सारा का सारा कॉलिजन इन बिटवीन देमसेल्व्स एज वेल एज वॉल और द कंटेनर, चाहे दीवार से टकराए या खुद से टकराए, ये सारा का सारा कॉलिजन जो होता है वो क्या होता है, परफेक्टली इलास्टिक, यानी कि 100% इलास्टिक। यहाँ जितना भी कॉलिजन हो रहा है ना, चाहे दीवार से हो या फिर अपने आप से हो, मतलब आपस में भी टकराए, चाहे वॉल ऑफ द कंटेनर से टकराए, हर कॉलिजन जो होता है परफेक्टली इलास्टिक होता है। और परफेक्टली इलास्टिक होगा तो मोमेंटम तो कांस्टेंट रहेगा ही, एनर्जी भी कंजर्व रहेगा, यानी कि टोटल लॉस इन काइनेटिक एनर्जी जो है वो होगा कि नहीं होगा, नहीं। लेकिन ये हो सकता है कि इंडिविजुअल स्पीड जो है वो बदल जाए। तुम देख रहे हो कि इंडिविजुअल स्पीड पहले इस मॉलिक्यूल का था V1, अब हो गया V3। इस मॉलिक्यूल का शुरू में था टक्कर के पहले V2, अब हो गया V4, यानी कि स्पीड बदला, यानी कि इंडिविजुअल काइनेटिक एनर्जी भी बदल सकता है। लेकिन एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, वो लॉस नहीं होगा। अब हम लोगों को देखना है इसका जस्टिफिकेशन, इस बात का क्या जस्टिफिकेशन है, इस कौन सा बात कि कॉलिजन जो होता है वो सारा का सारा कॉलिजन इलास्टिक होता है। इसका जस्टिफिकेशन ये है बच्चों, ध्यान से समझना ये वाला जस्टिफिकेशन, कि अगर इन इलास्टिक कॉलिजन होता, इलास्टिक कॉलिजन है मतलब कि ये सारा मॉलिक्यूल टकरा रहा है और अपना एनर्जी लॉस कर रहा है कि नहीं कर रहा है, नहीं लॉस कर रहा है। इलास्टिक कॉलिजन ये मतलब काइनेटिक थ्योरी के अनुसार ऐसा होता है, इलास्टिक कॉलिजन होता है मतलब अपना एनर्जी ये लॉस नहीं करता है। लेकिन अगर लॉस कर रहा होता तो ये हर एक मॉलिक्यूल का स्पीड स्लो होते जाता। टकराया, काइनेटिक एनर्जी लॉस किया, काइनेटिक एनर्जी लॉस करना मतलब क्या, स्पीड स्लो, फिर टकराया, क्योंकि ऐसा तो रैपिड कॉलिजन हो रहा है, बार बार हो रहा है, कोई भी मॉलिक्यूल बार बार टकरा रहा है। अभी ये मॉलिक्यूल इधर टकराया, फिर इधर 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 इधर, तो बार बार जब ये टकराएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि हर कॉलिजन के बाद इसका एनर्जी घटेगा। अगर इनइलास्टिक कॉलिजन होता तो एनर्जी घट रहा है, स्लो डाउन हो रहा है, एनर्जी घटना मतलब स्लो डाउन हो रहा है, तो धीरे धीरे हर एक मॉलिक्यूल का एनर्जी घटते 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 कुछ समय के बाद सारा का सारा मॉलिक्यूल रुक जाना चाहिए, मतलब रेस्ट में आ जाना चाहिए, यानी कि टोटल एनर्जी उसका जीरो हो जाना चाहिए। लेकिन ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता है। कभी हुआ है क्या कि कोई भी हर एक गैसियस मॉलिक्यूल कुछ समय के बाद अपना एनर्जी लॉस करते 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 जीरो स्पीड में आ गया? ऐसा होता नहीं है। इसका मतलब है कि डेफिनेटली कोई भी गैसियस सिस्टम में जो काइनेटिक एनर्जी रहता है वो कंजर्व रहता होगा, और ऐसा तभी हो सकता है जब सारा का सारा कॉलिजन इलास्टिक होता होगा, है ना बच्चों। अब हम लोग अगले बात पर बढ़ते हैं। इस बात में क्या बोला जा रहा है कि प्रेशर ऑफ द गैस इज ड्यू टू कंटिन्यूअस कॉलिजन ऑफ द गैसियस मॉलिक्यूल विथ वॉल ऑफ द कंटेनर। कहने का मतलब ये होता है कि ये मान लेते हैं कंटेनर है, और अभी हम लोगों ने देखा था ये सारा का सारा गैसियस मॉलिक्यूल रैंडम मोशन में था, जिस वजह से ये आपस में टकराता था, वॉल ऑफ द कंटेनर से टकराता था। वॉल ऑफ द कंटेनर से जब ये मॉलिक्यूल लगातार टकराएगा तो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम के वजह से यहाँ पर प्रेशर भी डेवलप होगा ना, और प्रेशर जो होता है वही बोला जा रहा है यहाँ पर, वो गैस का जो प्रेशर होता है P, दैट इज ड्यू टू कॉलिजन ऑफ दिस गैसियस मॉलिक्यूल विथ वॉल ऑफ द कंटेनर। समझ में आया कि हर एक गैसियस सिस्टम जो होता है उसमें चूंकि हर एक गैसियस मॉलिक्यूल हमेशा लगातार वॉल ऑफ द कंटेनर से टकरा रहा है, और आप लोग जानते हो फोर्स जो होता है वो क्या होता है, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, डेल P बाय डेल T। ये हम लोगों ने पढ़ा था कहां पर, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, क्लास 9 में भी आप लोगों ने देखा था। जैसे कि मान लो ये मॉलिक्यूल जो है ये गया V1 स्पीड से और टकरा के V1 स्पीड से ही वापस आ गया। दरअसल कोई इलास्टिक कॉलिजन में ना स्पीड चेंज नहीं होता है, तो चेंज इन मोमेंटम शुरू में mv था और माइनस ऑफ mv, माइनस mv क्यों, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो गया, इस वजह से mv माइनस ऑफ mv और डिवाइडेड बाय टाइम जो भी लग रहा होगा, यानी कि
2mv/t, दिस इज व्हाट फोर्स, यानी कि हर एक मॉलिक्यूल इस तरह से टकराने के बाद हमेशा वॉल ऑफ द कंटेनर पर अंदर से फोर्स लगाएगा। और प्रेशर होता क्या, फोर्स पर यूनिट एरिया। ये जो वो सरफेस एरिया होगा वॉल ऑफ द कंटेनर का, उस एरिया से इस टोटल फोर्स को अगर हम लोग डिवाइड कर देंगे तो प्रेशर आ जाएगा ना। और यही जस्टिफिकेशन भी हो जाता है किस बात का, कि अगर गैस प्रेशर लगा रहा है, अगर प्रेशर नहीं लगाता तभी ना हम लोग बोल सकते हैं। तो कोई भी गैस को किसी भी कंटेनर में डालोगे ना, किसी भी कंटेनर में गैस को डालोगे तो आप लोग गौर करोगे हमेशा कुछ ना कुछ प्रेशर होगा, चाहे वो कम प्रेशर हो या फिर ज्यादा प्रेशर हो। ऐसा हो नहीं सकता है कि प्रेशर नहीं है। और प्रेशर क्यों होगा, क्योंकि हर एक गैसियस मॉलिक्यूल रैंडम मोशन में, इस वजह से वो लगातार वॉल ऑफ द कंटेनर से टकरा रहा होगा। और वॉल ऑफ द कंटेनर से टकराएगा तो ऑब्वियस ही बात है रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम होगा, क्योंकि टकराया वापस आया, मोमेंटम चेंज हुआ। और जहां मोमेंटम चेंज होगा वहां पर फोर्स भी लगेगा, और फोर्स जहां लगेगा तो फोर्स बटे एरिया को ही तो हम लोग क्या नाम दे देते हैं बच्चों, प्रेशर। क्लियर है ना। तो प्रेशर कैसे होता है, ड्यू टू कंटिन्यूअस कॉलिजन ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल विथ वॉल ऑफ द कंटेनर। इस एजम्पशन को भी ध्यान में रखना है। अगले एजम्पशन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला एजम्पशन ये है कि द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन मॉलिक्यूलर मोशन इज नेग्लिजिबल। याद रहेगा, यानी कि ग्रेविटी का कोई इफेक्ट यहां पर नहीं रहता है। यानी कि ये जो कंटेनर है, मान लो ऐसा होता ना कि ये मॉलिक्यूल पर मान लो नीचे की तरफ ग्रेविटी फोर्स भी लग रहा होता है, तो इस वजह से ये जैसे इस डायरेक्शन में जाता है तो ग्रेविटी फोर्स के वजह से ये प्रोजेक्टाइल मोशन जैसा ऐसा हो जाएगा। जैसे कि आप लोगों ने प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़ा होगा ना, कि जैसे किसी बॉडी को इधर प्रोजेक्ट करो, चूंकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नीचे की तरफ लगता है इसलिए इसका एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट यानी कि ट्रेजेक्टरी कुछ इस तरह का होता है ना। लेकिन ऐसा होता नहीं है, हर एक गैसियस मॉलिक्यूल स्ट्रेट लाइन में मूव करता है। इसके जस्टिफिकेशन की बात करें, हर एक गैसियस मॉलिक्यूल स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, जो कि प्रूव करता है कि इस पर कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगता है। क्योंकि अगर किसी कंटेनर में गैस मूव कर रहा होता और उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा होता तो ऑब्वियस ही बात है उसका डायरेक्शन जो होगा इसका कर्व की तरह होता है, उसका मूवमेंट का ट्रेजेक्टरी। लेकिन ऐसा होता नहीं, हर एक गैसियस मॉलिक्यूल ऐसे 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 जो ब्राउनियन मूवमेंट हम लोग लिखते हैं ना, तो वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में होता है। तो इसका क्या मतलब है कि वहां पर कोई ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है। प्रूफ भी हो गया साथ ही साथ। अब अगले बात पर बढ़ते हैं। अगला बात ये बोल रहा है कि एट एनी इंस्टेंट, किसी भी स्थिति में, डिफरेंट मॉलिक्यूल पॉजेसेस डिफरेंट वेलोसिटी दैट इज आल्सो पॉजेसेस डिफरेंट एनर्जी एट ए सर्टेन टेम्परेचर, हाउएवर द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैसियस मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। क्लियर हुआ क्या बोल रहे हैं यहां पर, समझे तो नहीं होंगे कि यहां पर ये बोल रहा है कि कोई भी गैसियस सिस्टम, तो किसी भी गैसियस सिस्टम में तुम लोग देखोगे कि किसी इंडिविजुअल मॉलिक्यूल को अगर तुम लोग कंसीडर करो, जैसे ये वाला मॉलिक्यूल है, तो इस मॉलिक्यूल का स्पीड एज वेल एज एनर्जी समय के साथ बदल सकता है। समझे कि जैसे कोई पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को देखोगे तो वो क्या होगा, अभी 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, कुछ देर के बाद 15 से चलेगा, कभी 7 से हो जाएगा, कभी 8 से हो जाएगा। यानी किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को देखोगे तो उसका स्पीड एज वेल एज एनर्जी समय के साथ बदल सकता है। लेकिन अगर हम लोग ध्यान दें किस बात पर, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, मतलब टोटल गैसियस मॉलिक्यूल के एवरेज काइनेटिक एनर्जी की अगर हम लोग बात करें तो वो नहीं बदलता है, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। यानी कि इंडिविजुअली इस मॉलिक्यूल का, 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 तो इसका स्पीड एज वेल एज काइनेटिक एनर्जी बदल सकता है समय के साथ। लेकिन अगर सबके काइनेटिक एनर्जी को जोड़कर उसका एवरेज निकाल दें तो वो एवरेज हमेशा कांस्टेंट रहेगा तब तक जब तक कि टेम्परेचर भी कांस्टेंट है। यानी कि टेम्परेचर पर सिर्फ निर्भर करता है। और वो भी कौन सा टेम्परेचर, तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर, वही मैंने यहां लिखा हुआ है, सर्टेन टेम्परेचर पर वो कांस्टेंट रहता है। और एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर निर्भर करता है। यानी कि काइनेटिक एनर्जी एवरेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर शुड बी इन केल्विन स्केल। इस बात को समझना कि टेम्परेचर जो है वो केल्विन स्केल में रहे तब। यानी कि टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी कोई भी गैस का कभी बदल ही नहीं सकता। इंडिविजुअल स्पीड या इंडिविजुअल एनर्जी बदलेगा। लेकिन अगर टेम्परेचर बढ़े, अगर तुम लोग टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा, तो काइनेटिक एनर्जी, कौन सा काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगा। ऐसे भी देखो, अगर तुम लोग जा रहे हो, इस कोचिंग जा रहे हो, अभी तो लॉकडाउन है, कोचिंग जा रहे हो नंगे पाँव, पाँव में जूता वगैरह नहीं पहने, बहुत गरीबी छा गया है, या घर से मान लो जूता, मंदिर गए थे, जूता चोरी हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है लौटोगे नंगे पाँव लौट रहे हो, ठीक है ना। तो नंगे पाँव लौट रहे हो और बहुत ज्यादा गर्म हो गया है सड़क, तो बताओ तो आप लोग स्लोली घर आओगे कि तेजी से घर आओगे,
ऑब्वियसली बात है, स्पीड बढ़ जाएगा ना, टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपका स्पीड बढ़ जाएगा। तो बस वही बात यहां पर भी होता है कि जैसे कोई भी गैस का टेम्परेचर आप लोग बढ़ाओगे तो गैसियस मॉलिक्यूल का भी स्पीड बढ़ने लगता है, एकदम 100% ऐसा होना है। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एवरेज स्पीड भी बढ़ेगा, यानी कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो है वो भी बढ़ेगा। तो वही बात यहाँ उल्टा भी हो जाएगा, अगर आप लोग टेम्परेचर रिड्यूस करोगे तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो भी रिड्यूस होते चले जाएगा, है ना बच्चों। तो इस बात को भी याद रखना। लेकिन क्या बताया यहाँ पर कि अगर एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर, किसी सर्टेन टेम्परेचर पर इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का स्पीड एज वेल एज काइनेटिक एनर्जी बदल सकता है, लेकिन टोटल की बात करें तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो हमेशा किसी सर्टेन टेम्परेचर पर कांस्टेंट रहेगा, वो कभी नहीं बदलता है। बदलेगा कब, यानी कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी चूंकि टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इस वजह से। और इसको भी हम लोग प्रूफ भी कर देंगे, इसका प्रूफ अब बता रहे हैं। तो इसका प्रूफ जो है बच्चों 2 मिनट के बाद हो जाएगा। बस इतना ही था एजम्पशंस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ये 8 एजम्पशन मैंने आप लोगों को बताया और 8 का 8 अब भी थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, चलेगा, लेकिन 8 का 8 अभी मेरी बात को सुनते हुए आप लोग याद करो, ठीक है ना। इस थ्योरेटिकल पार्ट है, इसको याद करना ही पड़ेगा। सबसे पहला एजम्पशन, ध्यान से, एकदम ध्यान से, कहीं भी दिमाग नहीं जाना चाहिए, एकदम ध्यान से सुनो। पहला एजम्पशन क्या है कि कोई भी गैसियस सिस्टम छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जिसको कि हम लोग गैसियस मॉलिक्यूल बोलते हैं। ऑल द गैसियस सिस्टम इज मेड अप विद लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल टीनी पार्टिकल्स व्हिच आर कॉल्ड गैसियस मॉलिक्यूल, ठीक है ना। दूसरा बात क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ दीज गैसियस मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल विद रिस्पेक्ट टू टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस, ओके। तीसरा बात क्या, देयर इज नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन बिटवीन दीज गैसियस मॉलिक्यूल, इन गैसियस मॉलिक्यूल के बीच कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन होता ही नहीं है। उसके बाद क्या होता है, ऑल दीज गैसियस मॉलिक्यूल्स आर इन रैंडम मोशन ड्यूरिंग व्हिच दे विल कोलाइड विद ईच अदर एज वेल एज विद वॉल ऑफ द कंटेनर, क्लियर है। नेक्स्ट बात, पांचवा बात, ऑल दिस कॉलिजन्स आर परफेक्टली इलास्टिक, ये सारा का सारा कॉलिजन जो होता है परफेक्टली इलास्टिक होता है, सो दैट देयर इज नो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज ऑब्जर्व्ड, ओके। नेक्स्ट बात क्या होता है, प्रेशर ऑफ द गैस इज ड्यू टू कॉलिजन ऑफ दीज गैसियस मॉलिक्यूल्स विद वॉल ऑफ द कंटेनर, प्रेशर जो गैस का होता है वो इस वजह से, क्योंकि ये सारा गैसियस मॉलिक्यूल वॉल ऑफ द कंटेनर से टकराता है, तो वहां चेंज इन मोमेंटम होता होगा, जिस वजह से फोर्स जनरेट होता होगा, और फोर्स जनरेट होने के वजह से वहां कुछ ना कुछ प्रेशर भी जनरेट होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट बात, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इन ऑन दीज गैसियस मॉलिक्यूल, इन गैसियस मॉलिक्यूल पर ग्रेविटी का कोई असर होता नहीं, अगर होता तो मोशन का लाइन जो होता है वो स्ट्रेट लाइन होने के बजाय पार्टिकल के मोशन का लाइन ट्रेजेक्टरी यानी कि कर्व के रूप में आ जाता, जो कि ऐसा होता नहीं है। और लास्ट और सबसे अंतिम बात ये होता है कि किसी सर्टेन टेम्परेचर पर अगर हम लोग टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं तो द इंडिविजुअल स्पीड एज वेल एज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल में चेंज, समय के साथ वो बदल सकता है, बट एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैसियस सिस्टम इज कांस्टेंट एट ए सर्टेन टेम्परेचर, किसी सर्टेन टेम्परेचर पर एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। याद हुआ बात को, एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो हमेशा का हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, है ना। लेकिन ये जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किस बात के, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के, यानी टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगा, टेम्परेचर घटाओगे तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी घटेगा। अब हम लोग मूव करते हैं किस बात पर, एकदम ध्यान से, अब हम लोग मूव करते हैं इक्वेशन ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। ये इक्वेशन कैसे आता है और ये इक्वेशन है क्या। तो बच्चों काइनेटिक गैस इक्वेशन हम लोग अभी के अभी याद करते हैं और याद हो भी जाना चाहिए आप लोगों को, PV इज इक्वल्स टू 1/3 mnc², क्लियर है। PV इज इक्वल्स टू 1/3 mnc²। जल्दी से याद करो तो बिना समय बर्बाद किए, यहाँ पर समय लेना है थोड़ा सा, वीडियो लंबा हुआ होगा, देख ले, गौर करो, वीडियो के लंबाई पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं करते हैं, लंबा हो गया, लेकिन सीखने को भी तो मिल रहा है, याद भी तो होते चले जाए। PV इज इक्वल्स टू 1/3 mnc², क्लियर है, याद हुआ, जल्दी से याद करो। यहाँ पर हेयर P क्या है, P प्रेशर ऑफ द गैस, याद हुआ, प्रेशर ऑफ द गैस। V क्या है बच्चों, दिस इज वॉल्यूम ऑफ द गैस, याद हो गया। N क्या है, M, दिस इज मास ऑफ सिंगल गैसियस मॉलिक्यूल, सिंगल लिखना जरूरी है, एक गैसियस मॉलिक्यूल जो है उसका वजन है। और N क्या है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन द सिस्टम, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन द सिस्टम, के सिस्टम के अंदर टोटल मॉलिक्यूल कितना। C क्या है, दिस इज एक्चुअली RMS स्पीड ऑफ द गैस। क्या होता है RMS स्पीड, वो हम लोग देख लेंगे थोड़ी देर के बाद। RMS ऑफ द स्पीड ऑफ द गैस, दरअसल हम लोगों को 3 तरह के स्पीड ऑफ गैस के बारे में पढ़ना होता है। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, याद हुआ,
दूसरा एवरेज स्पीड और तीसरा रूट मीन स्क्वायर स्पीड, जिसको कि आरएमएस स्पीड बोलते हैं। और इन तीनों स्पीड का एक अलग वीडियो लेक्चर आएगा जस्ट इसके बाद या एक दिन के बाद, बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड ऑफ गैसेस के बाद आने वाला है, ठीक है ना। तो उसको भी हम लोग ध्यान से देखेंगे। अभी बस इतना जानो कि मान लेते हैं ये कोई गैसियस सिस्टम है, इस गैसियस सिस्टम में बहुत सारा मॉलिक्यूल है ना, तो इसमें जो एक मॉलिक्यूल होगा उस एक मॉलिक्यूल का वजन ये है m जो है ना, दिस इज मास ऑफ ए सिंगल गैसियस मॉलिक्यूल। यहां पर कितना मॉलिक्यूल है, 1 2 3 4 50 100, तो उस मॉलिक्यूल का संख्या जो है वो कैपिटल एन दर्शा रहा है। कैपिटल एन क्या है बच्चों? कैपिटल एन है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द गैसियस सिस्टम। सी तो मैंने बताया, जो कि अच्छे से आप लोगों को समझ में आएगा जब हम लोग पढ़ेंगे आरएमएस स्पीड। आरएमएस स्पीड मतलब एक तरह का एवरेज ही है। रूट मीन, मीन मतलब क्या होता है? एवरेज। रूट मीन स्क्वायर स्पीड थोड़ा सा अलग है, वो हम लोग जब पढ़ेंगे तो देखेंगे। अब बाकी पी और भी को तो आप लोग जानते ही होंगे कि इस गैस का प्रेशर और इस गैस का वॉल्यूम, गैस का नहीं गैसियस सिस्टम का मतलब टोटल वॉल्यूम की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। तो जल्दी से याद करो तो काइनेटिक गैस इक्वेशन होता क्या है? पीवी इज इक्वल टू 1/3 mnc स्क्वायर। अब सवाल होता है कि इस गैसियस इक्वेशन का डेरिवेशन है क्या? तो डेरिवेशन बच्चों हम लोगों को पढ़ना है, लेकिन क्लास 11th के फिजिक्स के सिलेबस, केमिस्ट्री में इसका डेरिवेशन नहीं पढ़ना। लेकिन मैं बावजूद इसके आप लोगों को बताऊंगा पीवी इज इक्वल टू 1/3 mnc स्क्वायर का डेरिवेशन, जो कि बहुत आसान है, लेकिन उसके लिए अलग वीडियो लेक्चर में बनाऊंगा। उस वीडियो लेक्चर का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग चाहो तो वहां से जाकर उस एक्सप्लेनेशन को, यानी कि पीवी इज इक्वल टू 1/3 mnc स्क्वायर के डेरिवेशन को देख सकते हो। और अगर अभी के अभी आप लोगों को चाहिए तो आप लोग एससी वर्मा में जाओगे पार्ट 2 में, और एससी वर्मा के पार्ट 2 में जाओगे तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस नाम से जो चैप्टर होगा उस चैप्टर में जाकर आप लोग देख सकते हो पीवी इज इक्वल टू 1/3 mnc स्क्वायर का डेरिवेशन। लेकिन केमिस्ट्री में डेरिवेशन है ही नहीं सिलेबस में पढ़ाना, ठीक है, इसलिए उसके लिए अलग वीडियो हम लोग देख लेंगे। अब हम लोगों को पढ़ना क्या है? तो पढ़ना है एवरेज काइनेटिक एनर्जी। जब भी कुछ देर पहले हम लोगों ने देखा था ना कि काइनेटिक एनर्जी एवरेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, इस बात को हम लोग कैसे प्रूव करते हैं, और एवरेज काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला यानी कि इक्वेशन जो है वो हम लोग कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। चलते हैं। तो सबसे पहले एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस निकालने के पहले हम लोग मान लेते हैं, लेट अस एज्यूम 1 मोल ऑफ गैस। कितना मोल गैस की बात कर रहे हैं? 1 मोल ऑफ गैस। तो 1 मोल कहने का मतलब क्या हुआ? इस बात को लिखो तो 1 मोल कहने का नंबर ऑफ एन की जगह हम लोग क्या यूज कर लेंगे? 1 मोल। याद हो गया फटाफट। और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की जगह हम लोग क्या यूज कर लेंगे? एन नॉट। एन नॉट इज एक्चुअली एवोगाड्रोस कांस्टेंट 6.022 इंटू 10^23, क्योंकि 1 मोल गैस है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने के बराबर होगा? 6.022 इंटू 10^23 के बराबर होगा ना। तो बताओ तो फटाफट, फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन। तो आइडियल गैस इक्वेशन में होता क्या है? आइडियल गैस इक्वेशन में होता है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, ठीक है ना। तो एन की जगह हम लोग 1 यहां से पुट कर रहे हैं, ये दिख रहा है ना, एन की जगह हम लोग 1 रख सकते हैं। एन का वैल्यू 1 है, 1 मोल गैस के लिए हम लोग देख ही रहे हैं। तो बताओ तो पी इज इक्वल टू पीवी इज इक्वल टू आरटी हो जाएगा जब हम लोग एन की जगह 1 पुट कर देंगे तो, ठीक है ना। तो पीवी इज इक्वल टू आरटी, इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। लेकिन ये पीवी इज इक्वल टू आरटी जो आइडियल गैस इक्वेशन बना कब? 1 मोल गैस का। अब बताओ तो काइनेटिक गैस इक्वेशन जो है वो क्या था? वो था पीवी इज इक्वल टू 1/3 mnc स्क्वायर। तो फटाफट चीजों को हम लोग यहाँ रख देते हैं। तो पीवी का वैल्यू इक्वेशन 1 से आप लोग गौर करो, पीवी का वैल्यू इक्वेशन 1 से हम लोग क्या पुट कर सकते हैं? तो वो पुट कर सकते हैं आरटी। क्लियर है ना। 1/3 तो हम लोग रहने देते हैं, m जो है वो भी रहने देते हैं, एक गैसियस मॉलिक्यूल का वजन है। n की जगह हम लोग क्या रख सकते हैं? n की जगह हम लोग एवोगाड्रोस कांस्टेंट n नॉट रख सकते हैं, क्योंकि 1 मोल गैस के लिए पढ़ रहे हैं ना। तो n मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, और टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने के बराबर होगा? n नॉट। और c स्क्वायर अपनी जगह इस काइनेटिक रूट मीन स्क्वायर स्पीड है गैसियस मॉलिक्यूल का, ठीक है ना। तो इतना रहने देते हैं। अब तुम लोग जानो कि m मतलब एक मॉलिक्यूल का वजन है ना, एक मॉलिक्यूल, सिंगल मॉलिक्यूल का वजन। और n नॉट जो है दिस इज एवोगाड्रोस कांस्टेंट। m सिंगल मॉलिक्यूल का वजन और n नॉट जो है दिस इज एवोगाड्रोस कांस्टेंट। तो m इंटू n नॉट की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? कैपिटल M। और कैपिटल M जो है एक्चुअली ये क्या है? मोलर मास ऑफ गैस है ना, मोलर मास ऑफ गैस। देखो ध्यान से समझना बच्चों, ये जो m है एक मॉलिक्यूल का वजन है, और n नॉट जो है एवोगाड्रोस कांस्टेंट है। तो एक मॉलिक्यूल का वजन m और एवोगाड्रोस कांस्टेंट मतलब 6.022 इंटू 10^23 मॉलिक्यूल को मल्टीप्लाई कर दें तो वो एक्चुअली 1 मोल गैस का वजन होगा। और 1 मोल गैस के वजन को ही तो हम लोग मोलर मास बोलते हैं,
है ना। तो यहाँ जो m इंटू एन नॉट है, येलो वाले लाइन में जो लिखा है, उसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, 1/3 m इंटू एन नॉट की जगह कैपिटल M c स्क्वायर लिख सकते हैं ना, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अब बताओ इस 3 को अपोजिट साइड कर देते हैं, तो यहाँ पर कैपिटल M c स्क्वायर इज इक्वल टू 3RT भी हो जाएगा। दोनों साइड 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे दोनों साइड 1/2 से मल्टीप्लाई आप करोगे तो हाफ M c स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी नहीं लिख सकते हैं, लेकिन ये जो है एवरेज काइनेटिक एनर्जी है। दरअसल M मास है और c जो है वो क्या है, स्पीड। तो हाफ M v स्क्वायर ऐसे भी लिखते हो ना, हाफ M v स्क्वायर इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, M के जगह कैपिटल M है और v के जगह क्या है, c है। तो बात तो वही हुआ ना। तो तुम लोग बताओ तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या हो गया, 3/2 RT। एंड दिस इज एक्चुअली द फॉर्मूला फॉर एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ द गैस। दिस इज एक्चुअली फॉर्मूला फॉर एवरेज काइनेटिक एनर्जी, यहां लिख देता हूं, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ गैस। और इसको याद रखना, ये हर जगह न्यूमेरिकल बनाने में इस्तेमाल होगा। 1 मोल गैस का आप लोगों से काइनेटिक एनर्जी पूछे, कोई भी गैस हो, N2 हो, O2 हो, CO2 हो, CH4 हो, कोई भी गैस, गैस का नेचर यहां मैटर नहीं करता, ये भी दिमाग में डालना है। क्या एवरेज काइनेटिक एनर्जी किसी भी गैस का उसके नेचर पर निर्भर करता है, वो है क्या, नहीं, इस बात पर बिल्कुल निर्भर नहीं करता है। तुम गौर करोगे, ये जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है सिर्फ और सिर्फ कैपिटल T पर निर्भर करता है, क्योंकि 3 भी कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, और R के बारे में तुम लोग जानते हो, R जो है वो गैस कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो यहां पर बोल सकते हो एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और ये बात प्रूफ भी हो गया, सही है ना। तो हम लोग याद करेंगे काइनेटिक एनर्जी एवरेज इज इक्वल टू 3/2 RT, और ये आप लोगों को याद हो जाना चाहिए, ठीक है। अब एक और फॉर्मूला को देखते हैं, यहां पर ध्यान से देखना, तुम लोग गड़बड़ाना मत। ये पीवी इक्वल टू, यहां से यहां कैसे है, पीवी इक्वल टू 1/3 MnC स्क्वायर, है ना। पीवी की जगह हम लोग RT यहां से पुट कर सकते हैं, पीवी इक्वल टू क्या पुट कर दिया, RT, और 1/3 M मास ऑफ गैस, N की जगह 1 मोल है तो एवोगाड्रो कांस्टेंट हम लोगों ने रख दिया, और C स्क्वायर उसी चीज को दोबारा लिख रहे हैं, ठीक है ना, कि कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। RT इक्वल टू क्या होगा, 1/3 M N नॉट C स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहां पर हम लोग करते क्या है, MC स्क्वायर को अपने पास रख लेते हैं और बाकी चीजों को उस साइड कर देते हैं। तो बाकी चीजों को उस साइड जैसे करेंगे तो क्या हो जाएगा, तुम लोग गौर करो, 3RT डिवाइडेड बाय N नॉट हो जाएगा ना, ठीक है ना। और R/N नॉट को हम लोग एक साथ रख लिए, ठीक है ना, R भी कांस्टेंट है और N नॉट भी कांस्टेंट है। तो दरअसल R/N नॉट की जगह हम लोग एक अनदर कांस्टेंट लिख सकते हैं, और वो अनदर कांस्टेंट होता है MC स्क्वायर, इधर लिख दें 3, और R/N नॉट की जगह हम लोग स्मॉल k रख देते हैं और साथ में कैपिटल T। याद हुआ। तो सबसे पहले जानो कि एक्चुअली स्मॉल k इज इक्वल टू R/N नॉट, और स्मॉल k जो होता है दिस इज कॉल्ड बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और इसका वैल्यू जो होगा वो खुद से भी निकाल सकते हो आप लोग। अगर हम लोग SI यूनिट में बात करें तो R का वैल्यू क्या होता है, 8.314, और N नॉट का वैल्यू तो जानते हैं 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। तो इसको जैसे सॉल्व करोगे तुम लोग तो ये वैल्यू आ जाएगा 1.38 इंटू 10 टू द पावर -23, और यूनिट क्या होगा, तो SI वाला है तो जूल पर मोल पर केल्विन। और इसको अभी कभी याद करो, ये वाला वैल्यू यहाँ पर लिख भी देता हूँ, कहां पर लिखूं कहां पर लिखूं कहां पर लिखूं, इधर लिख देता हूं, K इज इक्वल टू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इज इक्वल टू 1.38 इंटू 10 टू द पावर -23 जूल पर मोल पर केल्विन। याद है, जल्दी से याद करो याद करो याद करो। K का वैल्यू, ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है, इसका वैल्यू नहीं बदलता है, क्योंकि R भी यूनिवर्सल कांस्टेंट है और N नॉट भी यूनिवर्सल कांस्टेंट है। तो चूंकि दोनों का दोनों यूनिवर्सल कांस्टेंट है, तो यूनिवर्सल कांस्टेंट से ही K आया है, तो क्या इसका वैल्यू बदलेगा, नहीं बदलेगा। और इस कांस्टेंट को हम लोग क्या नाम देते हैं, बोल्ट्जमैन। साइंटिस्ट का नाम था बोल्ट्जमैन, दरअसल वो बोलता ही नहीं था, इसीलिए उसके गुरु उसको बोलते थे, अरे बोल्ट्जमैन, तो जल्दी जल्दी बोल जाए, इसलिए उसका नाम पड़ गया बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के अनुसार K का वैल्यू क्या होता है, 1.38 इंटू 10 पावर -23। लेकिन हम लोगों को यहाँ पर इस वाले इक्वेशन पर रहना था, MC स्क्वायर इज इक्वल टू 3 R/N नॉट की जगह हम लोगों ने क्या रख दिया, KT, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इसी फॉर्मूला पर हम लोग आ रहे हैं, ठीक है। तो इस फॉर्मूला में देखो, दोनों साइड हाफ अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं
तो हाफ मल्टीप्लाई होने के बाद क्या होगा, हाफ mc², सी मतलब भी के ही तरह है, mc² इज इक्वल टू 3/2 kT। और हाफ mc² की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, काइनेटिक एनर्जी एवरेज नहीं लिख सकते हैं, हाफ mv² के ही तरह हुआ, इज इक्वल टू 3/2 kT। तो ये भी एक फॉर्मूला बन गया। और ये वाला जो फॉर्मूला है, और इसमें जो हम लोगों ने ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकाला है, दिस इज एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिंगल गैसियस मॉलिक्यूल, सिंगल गैसियस मॉलिक्यूल। और इसको यहां पर लिख कर भी मैं दोबारा दिखाता हूं। दो फॉर्मूला हम लोगों ने जनरेट करा, एक ये और एक ये, ध्यान से देखना। पहला वाला जो फॉर्मूला था जो हम लोग ग्रीन कलर से सेट कर रहे हैं, इस वाले फॉर्मूला में काइनेटिक एनर्जी एवरेज इक्वल 3/2 kT, ये एक मोल कोई भी गैस का काइनेटिक एनर्जी है। और ये वाला जो है जिसको हम लोग येलो कलर से सेट कर रहे हैं, ये जो फॉर्मूला है ये एक मॉलिक्यूल का है, ग्रीन वाला एक मोल गैस का, एक मोल गैस का एवरेज काइनेटिक एनर्जी। और ये येलो वाला जो फॉर्मूला आया ये एक मॉलिक्यूल का एवरेज काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है ना। और साथ में जो एक ये नया सा कांस्टेंट हम लोगों को देखने को मिला, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इसको भी जल्दी से आप लोग याद कर लो, 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर मोल पर केल्विन, ऐसा यूनिट में, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं किस चीज पर, अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चंस इस पर सॉल्व करते हैं, जिसके वजह से ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है ना बच्चों। तो फटाफट हम लोग क्वेश्चन पर आ जाते हैं, एकदम आसान आसान हलवा क्वेश्चन होता है, इसका याद पहले कर लेते हैं फटाफट, ठीक है ना। कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो होता था वो 3/2 RT होता था एक मोल गैस के लिए, और एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो होता था वो 3/2 kT होता था एक सिंगल मॉलिक्यूल के लिए, ठीक है ना। अब इसे मिटा देता हूं, याद तो हो ही गया होगा मेरे ख्याल से। तो चलो फटाफट इस क्वेश्चन को बनाते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कैलकुलेट एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फॉलोइंग। सबसे पहला क्या, 2 मोल्स ऑफ O2 गैस एट 27 डिग्री सेल्सियस। सबसे पहले टेम्परेचर लिख देते हैं, दैट इज 27 डिग्री सेल्सियस मींस 300 केल्विन। O2 है तो नंबर ऑफ मोल दिया हुआ है 2 मोल। तो बताओ तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी एक मोल का होता कितना था, 3/2 RT। तो 2 मोल है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो ये कितना हो जाएगा 3 RT। 3 का वैल्यू कितना है 3, R की जगह हम लोग क्या रख देंगे 8.314, और T की जगह हम लोग क्या रख देंगे 300, ठीक है ना। तो बताओ तो जो भी हो जाएगा इतना जूल, दिस इज द आंसर, है ना। क्लियर है, याद रखना आर का वैल्यू यहाँ पर SI यूनिट ही पुट करोगे तो उचित रहेगा, अगर कोई और यूनिट रखोगे तो भी सही रहेगा, सिर्फ वहां पर इस यूनिट पर ध्यान देना कि वो जूल है कि नहीं। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों यहीं पर इसी में कि 2 मोल्स of NH3 gas at 27 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर लिखते हैं, दैट इज 27 डिग्री सेल्सियस मींस व्हाट 300 केल्विन, और नंबर ऑफ मोल यहां पर बोला जा रहा है कितना 2 मोल है। तो फटाफट हम लोग एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकाल देते हैं। एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, एक मोल के लिए होता था 3/2 RT, लेकिन 2 मोल है 2 इंटू 3/2 RT, तो क्या हो जाएगा 2 कट गया, तो 3 इंटू R की जगह हम लोग क्या रख देंगे 8.314, और T की जगह 300, जितना आ जाए इतना जूल। तुम लोगों ने क्या गौर किया, पहले क्वेश्चन का आंसर और दूसरे क्वेश्चन का आंसर सेम आया नहीं, लेकिन पहले वाले क्वेश्चन में ऑक्सीजन गैस था और दूसरे वाले में अमोनिया गैस था। सिर्फ बात क्या था, सेम क्या था दोनों में, तो पहले वाले में टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस यानी कि 300 केल्विन, और दूसरे में भी 27 डिग्री सेल्सियस था। मोल भी दोनों में सेम था, जो कि यहाँ पर नजर भी आ रहा होगा। समझे बात को, कहने का मतलब हुआ कि अगर मोल और टेम्परेचर सेम है तो गैस कोई सा भी हो, गैस कोई सा भी हो, डिपेंड नहीं करता है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी सिर्फ और सिर्फ किस बात पर निर्भर करता है बच्चों, काइनेटिक एनर्जी सिर्फ टेम्परेचर पर निर्भर करता है, कौन सा गैस है इस बात पर निर्भर नहीं करता है। इसी वजह से ये जो 2 क्वेश्चन मैंने दिया था अलग अलग गैस को लेकर सेम टेम्परेचर और सेम नंबर ऑफ मोल्स के लिए दिया था, इस चीज को क्लेरिफाई करने के लिए। गैस कोई भी रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्लियर है, गैस कोई भी रहे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। काइनेटिक एनर्जी सिर्फ और सिर्फ मात्रा और टेम्परेचर पर निर्भर करेगा, सिंपली टेम्परेचर पर निर्भर करता है। वाजिब में मात्रा बदलेगा तो काइनेटिक एनर्जी बदलना ही है, ठीक है ना। इस वाले क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 6 इंटू 10⁻⁻2 मोल, यानी कि नंबर ऑफ मोल जो दिया हुआ है दैट इज 6 इंटू 10⁻⁻2 मोल, और टेम्परेचर जो दिया है दैट इज 127 डिग्री सेल्सियस मींस व्हाट, दिस इज इसमें 127 में 273 जोड़ दोगे तो ये लगभग 400 केल्विन के बराबर हो जाएगा। तो बताओ तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होता क्या था, इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल कितना है 6 इंटू 10⁻⁻2 इंटू 3/2 RT, बाकी चीजों की वैल्यू रख दो, 6 इंटू 10⁻⁻2 इंटू
3/2, आर की जगह एसआई यूनिट ही रख रहे हैं 8.314 और टेम्परेचर की जगह बच्चों क्या रख देंगे 400। तो क्लियर है, इतना रख दोगे तो इतना जूल जो है, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें मास दे दिया है 16 ग्राम, लेकिन O2 है तो O2 का मोलर मास कितना होता है बच्चों 32 ग्राम। तो बता दो, SO2 है तो SO2 का मोलर मास निकालोगे ना, तो SO2 का मोलर मास आएगा 64 ग्राम। सल्फर का होता है एक्चुअली 32 और ऑक्सीजन का प्लस 32, तो टोटल हो गया 64 ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल कितना हो जाएगा, मास बटे मोलर मास, मास है 16 ग्राम और मोलर मास 64, यानी कि 0.25 मोल है ना। एनटीपी है, एनटीपी पर टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेल्सियस यानी कि 273 केल्विन। नहीं, टेम्परेचर यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, सीधा एनटीपी लिख दिया है। एनटीपी कहने का मतलब 273 केल्विन, ठीक है। तो अब बताओ कि यहाँ पर एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो कितना हो जाएगा। एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल दैट इज 0.25 इंटू 3/2 RT। एक मोल के लिए होता है 3/2 RT, तो 0.25 मोल के लिए कितना हो जाएगा 0.25 इंटू 3/2 RT, ये हो गया 0.25 इंटू 3/2। और आर की जगह हम लोग क्या रख देंगे, आर की जगह हम लोग रख देंगे 8.314 इंटू टी की जगह हम लोग रख देंगे 273, जो भी आ जाएगा इतना जूल, दिस इज द आंसर। सही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दिया है, 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ फ्लोरीन गैस। क्या गैस है उससे तो कोई मतलब ही नहीं है, फ्लोरीन रहे ऑक्सीजन रहे कुछ भी रहे। यहाँ पर टेम्परेचर दिया हुआ है 727 डिग्री सेल्सियस, इसमें 273 जैसे जोड़ोगे तो ये 1000 केल्विन के बराबर आ जाएगा। 2000 मॉलिक्यूल है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करें तो 200 मॉलिक्यूल्स है ना। तो बताओ तो फटाफट, एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है 3/2 kT है ना। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ 200 मॉलिक्यूल कितना हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी एवरेज। एक मॉलिक्यूल की एनर्जी 3/2 kT, मॉलिक्यूल है याद रखना, एक मॉलिक्यूल की एनर्जी 3/2 kT, मोल रहता तो 3/2 RT, और है कितना मॉलिक्यूल 200, तो 200 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इट विल बिकम्स 100 इंटू 3 इंटू के की जगह 1.38 इंटू 10⁻⁻23 है ना। और टी की जगह हम लोग क्या रख देंगे 1000। तो जितना भी हो जाए इतना जूल जो है ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस वाले क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं। इस क्वेश्चन में दिया है 10 मॉलिक्यूल, यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल लिख दिया 10, और टेम्परेचर जो दिया है दैट इज 500 डिग्री सेल्सियस, तो कितना हो गया 727 केल्विन है ना। तो तुम बता दो 10 मॉलिक्यूल है और 727 केल्विन टेम्परेचर है, CO2 रहे या कोई भी रहे उससे तो लेना देना नहीं है। तो बता दो एवरेज काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा 3/2 kT एक मॉलिक्यूल का। तो 10 मॉलिक्यूल का कितना हो जाएगा 10 इंटू 3/2 kT, तो वैल्यूज रख दो 10 इंटू 3/2 इंटू के की जगह कितना 1.38 इंटू 10⁻⁻23। इन वैल्यूज को याद रखना है बच्चों। और टेम्परेचर की जगह हम लोग क्या रख देंगे 727 केल्विन, ठीक है ना, 727 जो भी आ जाएगा इस वैल्यू को कैलकुलेट करोगे तो इतना जूल आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है 6 इंटू 10⁻20 एटम्स ऑफ हीलियम एट 27 डिग्री सेल्सियस, यानी कि यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स दिया हुआ है 6 इंटू 10⁻20। इसको दोनों तरह से बना सकते हो, नंबर ऑफ पार्टिकल के आधार पर भी या नंबर ऑफ मोल इससे भी निकाल सकते हो। यहाँ पर नंबर ऑफ मोल से ही हम बना रहे हैं, तो नंबर ऑफ मोल कितना हो जाएगा 6 इंटू 10⁻20 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10⁻23। ये नंबर ऑफ मोल हो गया, इतना मोल। टेम्परेचर तो क्वेश्चन में दिया ही है 27 डिग्री सेल्सियस, कहने का मतलब कितना हो गया 300 केल्विन। तो इसलिए एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो यहाँ पर हुआ, एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा नंबर ऑफ मोल इंटू 3/2 RT, क्योंकि मोल के लिए रेस्पेक्ट में बना रहे हैं तो एक मोल का 3/2 RT, तो इतना मोल का क्या हो जाएगा 6 इंटू 10⁻20 इंटू डिवाइडेड बाय 10 टू द जो भी है नंबर ऑफ मोल लिख देते हैं 36 इंटू 10⁻20 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 3/2 R की जगह हम लोग 8.314 और टेम्परेचर की जगह हम लोग क्या रख देंगे 300, जो भी आ जाएगा इतना जूल। क्लियर है ना। तो इतना जूल जो है दिस इज द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं फटाफट। इस क्वेश्चन में क्या है 400 ग्राम ऑफ आर्गन, यानी कि मास दे दिया है तुम लोगों को कितना 400 ग्राम, ठीक है। और आर्गन का एटॉमिक मास तुम लोगों को पता होना चाहिए वो 40 ग्राम के बराबर होता है। तो नंबर ऑफ मोल एक्चुअली मास बाय एटॉमिक मास होता है, मास है कितना 400 डिवाइडेड बाय 40 दैट इज इक्वल टू 10 मोल, ठीक है। टेम्परेचर जो होगा वो कितना होगा 227 डिग्री सेल्सियस, इसमें 227 को दरअसल सेल्सियस से कहीं पर कोई लेना देना नहीं होता है, इसलिए हमेशा इसको केल्विन में बदलने की आदत रखो। ये कितना हो जाएगा 500 केल्विन। तो बताओ तो एवरेज
एवरेज काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, एक मोल का होता है कितना 3/2 RT है ना, तो इतने 10 मोल का कितना हो जाएगा 10 × 3/2 RT, तो निकाल दो 10 × 3/2 R की जगह 8.314, टेम्परेचर की जगह जो क्वेश्चन में दिया है दैट इज 500, जितना भी हो जाएगा इतना जूल, दिस इज द आंसर। क्लियर है? तो थोड़ा सा रेस्ट ले लेते हैं बस फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का, उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है अकाउंट द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, कि ये जितना भी प्रॉपर्टीज तुम लोगों को दिया हुआ है ऑफ गैसेस ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के आधार पर एक्सप्लेन करना है दरअसल। और वो क्या एक्सप्लेन करना है तो जल्दी बताओ। हाई कंप्रेसिबिलिटी, कि ये जो गैस जो बहुत ज्यादा कंप्रेसिबल होता है ऐसा क्यों, और दूसरा है गैसेस ऑक्यूपाई होल ऑफ द वॉल्यूम अवेलेबल टू देम, कि जितना भी वॉल्यूम उसको अवेलेबल है वो सारा का सारा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। इस बात का क्या एक्सप्लेनेशन है, तो फटाफट हम लोग बोलते हैं। सबसे पहला एक्सप्लेनेशन हाई कंप्रेसिबिलिटी का, तो अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस there are large vacant spaces present in any gaseous system because the volume of gaseous molecule is negligible with respect to total volume of the gas। ये वाला एजम्पशन था ना कि गैसियस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में नहीं के बराबर होता है, जिससे क्या होता है कि यहाँ पर गैसियस मॉलिक्यूल के बीच बहुत सारा खाली जगह होता है। इसी वजह से जब हम लोग प्रेशर लगाते हैं तो ये जो होता है कंप्रेस हो जाता है, गैस जो हो जाता है कंप्रेस हो जाता है, तो क्या होता होगा गैसियस मॉलिक्यूल के बीच का एवरेज डिस्टेंस घट जाता होगा। और ऐसा तभी ना हो पाया जब गैसियस मॉलिक्यूल के बीच बहुत सारा खाली जगह था और गैसियस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में नहीं के बराबर था। तो कैसे तुम लोग एक्सप्लेन करोगे गैस के हाई कंप्रेसिबिलिटी को, तो आप लोग जवाब दोगे कि सिंस gaseous volume of gaseous molecule is negligible with respect to total volume of the gas, that's why large number of vacant space is present in between the gaseous molecule, that's why gases are highly compressible। ठीक है ना। अब हम लोग दूसरे बात को एक्सप्लेन करते हैं। दूसरा बात क्या है कि गैस ऑक्यूपाई होल द वॉल्यूम अवेलेबल टू इट, यानी कि जैसे कोई गैस है, 1 मोल गैस है मान लेते हैं, 1 मोल गैस को अभी हम लोगों ने 1 मोल गैस को अभी हम लोगों ने ये छोटा सा वॉल्यूम दिया V बराबर 2 लीटर का, और उसी 1 मोल गैस को सेम टेम्परेचर पर हम लोगों ने वॉल्यूम दिया 4000 लीटर का। तो क्या देखोगे ना कि गैस को इतना वॉल्यूम दो या इतना वॉल्यूम दो, वो टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेता है। ऐसे क्यों, तो इसका जवाब होगा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के अनुसार ही ना जवाब देना है। तो ऐसा इस वजह से कि ऑल द गैसियस मॉलिक्यूल्स आर रैंडम मोशन, कि गैसियस मॉलिक्यूल जो होता है मूविंग कंडीशन में होता है, क्योंकि अगर गैसियस मॉलिक्यूल मूविंग कंडीशन में नहीं होता और उसके बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता, ये दोनों बात होना, क्योंकि गैसियस मॉलिक्यूल मूविंग कंडीशन में होता है तो जैसे उसको जगह दोगे तो वो फैल जाता है। या फिर ऐसा भी कर सकते थे, इसी कंटेनर को अगर किसी दूसरे बड़े कंटेनर से तुम कनेक्ट कर दोगे तो ये गैस फैल के इस वाले कंटेनर में भी घुस जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि गैसियस मॉलिक्यूल रैंडम मोशन में है तभी तो, अगर रेस्ट में रहता तो आगे जा पाता क्या दूसरे कंटेनर में, या फिर फैल पाता, नहीं फैल पाता। और दूसरा वजह क्या होता है कि यहाँ पर गैसियस मॉलिक्यूल के बीच चूंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, अगर रहता तो खींच लेता मॉलिक्यूल एक दूसरे को, तो वो फैलने देता कि नहीं देता, नहीं देता। तो इस बात का जवाब कैसे दोगे, ये दूसरा वाला बात कि गैसेस ऑक्यूपाई होल द वॉल्यूम अवेलेबल टू देम, इस बात का जवाब ये होगा सिंस देयर इज नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन बिटवीन द गैसियस मॉलिक्यूल एंड ऑल द गैसियस मॉलिक्यूल्स आर इन रैंडम मोशन, दैट्स व्हाई however high the volume given to the gaseous system it occupy all the available volume। और यही जवाब होगा और यही जवाब होगा। ठीक है ना बच्चों, तो आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग इतने ही पर छोड़ रहे हैं। अगर तुम लोगों को ये वाला वीडियो में कुछ भी परेशानी हुई हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखो, जिसको मैं अगले लेक्चर में क्लियर कर दूंगा। अगर कुछ भी चीज अगर आप लोगों को समझ में नहीं आता हो और अगर बाकी चीजें समझ में आई हो और आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक वाइक कर दो। बाद में लाइक नहीं करो, शुरू में ही लाइक कर दिया करो, और दोबारा लाइक मत कर देना, नहीं तो सारा लाइक जो है वो गायब हो जाएगा। ठीक है ना। और साथ ही साथ तुम लोगों को क्या करना है कि लाइक करने के बाद अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेयर करो, क्योंकि उन लोग भी इसका बेनिफिट उठा सके, चाहे अगर वो लोग तो। और अपने दोस्तों और रिलेटिव्स में इस चैनल को सब्सक्राइब करने तो प्लीज बोलो, बिकॉज इट मीन्स ए लॉट फॉर मी। ठीक है ना। और सब्सक्राइब नहीं करोगे ना तो मोटिवेशन नहीं मिलता यार, इतना मेहनत जो करते हैं मोटिवेशन तभी ना मिलेगा जब सब्सक्रिप्शन बढ़ता है। ठीक है, तो अब तेजी तेजी से बढ़ना भी चाहिए, क्योंकि मेहनत मेरा भी ज्यादा हो रहा है, वीडियोस की संख्या भी ज्यादा आ रही है। खैर आप लोग तो करते ही होंगे। ठीक है ना। थैंक यू फॉर देम और बाय बाय।